हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पैशन कंपटीशन में। आइए आज देखते हैं 9 दिसंबर 2018 को हुए सीटेट पेपर को। इसमें हम लोग सीडीपी के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बचे हुए सीडीपी के 15 क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके पहले भी चैनल पे 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016 के सीटेट के पेपर के सीडीपी पोर्शन को डिस्कस किया जा चुका है। जिन्होंने न देखा वो जाकर देख सकते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण के बारे में की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरा है आपका कि सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। तीसरा है कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। चौथा है पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि जो विकास होता है उस पर आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है, या फिर यह कह सकते हैं कि जो विकास होता है वह आनुवंशिकता और पर्यावरण का गुणनफल होता है, या फिर पर्यावरण और आनुवंशिकता की अन्योन्य क्रिया के द्वारा ही बच्चे का विकास होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि बच्चे का जो विकास होता है तो विकास का कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ पर्यावरण से प्रभावित होता है। जबकि दूसरा गलत होगा, क्योंकि इसमें पूरी तरह से केवल आनुवंशिकता को ही महत्व दिया जा रहा है। तीसरे वाले में केवल पर्यावरण को और चौथे में भी केवल पर्यावरण को, जिसमें दोनों को ही इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, वही आपका सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। पहला, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। दूसरा, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तीसरा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। चौथा, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो पहला तो पियाजे ने कहा है कि बच्चे का जो विकास होता है गुणात्मक चरणों में होता है, और दूसरा भी कहा है कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। पियाजे ने ही बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कह के संबोधित किया हुआ है कि बच्चे सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। जबकि तीसरा, निरंतर अभ्यास की बात इन्होंने नहीं की है, बल्कि इसकी बात थार्नडाइक ने किया हुआ है। थार्नडाइक का एक सिद्धांत है निरंतर अभ्यास का सिद्धांत, जो कि हम लोग व्यवहारवादी में पढ़ेंगे, और यह सिलेबस आपके सीटेट में पूछा भी नहीं जाता, ज़्यादातर ये यूपी टेट में पूछा जाता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी पियाजे ने कहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो ये जान लेते हैं कि यह पूर्व संक्रियात्मक विचार किसने दिया है। तो यह पियाजे ने दिया है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को दिया है, जिसमें पहला संवेदीगामक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक होता है। तो पूर्व संक्रियात्मक में जो बच्चे की आयु होती है वह 2 से 7 वर्ष होती है। इसमें बच्चा ध्यान केंद्रित की प्रवृत्ति होती है। प्रतीकात्मक विचार का विकास ये नहीं होता है इसमें। बाकी अहम मान्यता भी होता है और अनुत्क्रमणीयता भी होता है। तो हमें नहीं कहा था, तो यही नहीं है, यानी कि यह नहीं होता है बच्चों में। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला है कि वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, सही बात है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये भी सही बात है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, जी नहीं, यह केवल समय बिताने के लिए वो ऐसा नहीं करते हैं। इससे बच्चों का फिजिकल, मेंटल डेवलपमेंट होता है, उनका सोशल डेवलपमेंट होता है, उनका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, सही बात है। तो चूँकि हमें क्या करना था, निगेटिव वाला खोजना था, तो यही हमारा 3 निगेटिव है कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, यही हमारा सही जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। यानी कि बच्चों से आप कौन सा ऐसा प्रश्न करेंगे जिसके वजह से बच्चे क्या करेंगे, सोचने के लिए अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर डालेंगे।
पहला है क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। दूसरा है सही जवाब क्या है। तीसरा है क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। चौथा है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो इसे पढ़कर ये पता चल रहा है कि आपका चौथा सही है। जब आप बच्चों को विभिन्न प्रकार से किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए कहेंगे, जब आप विभिन्न तरीके से किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए बच्चों को सोचेंगे तो वह तरह तरह की एग्जाम्पल सोचेगा, देने की कोशिश करेगा, जिससे वह क्या करेगा, अपने दिमाग का एक्सरसाइज करवाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे सोचने के लिए मजबूर होंगे वह इसी प्रश्न से होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो जहाँ पर भी प्रगतिशील शिक्षा की बात आए तो याद रखिएगा, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चा कैसा होता है, केंद्र बिंदु होता है, यानी इसमें बाल केंद्रित शिक्षा को बल दिया जाता है। इसमें बच्चा एक्टिव होता है, सक्रिय होता है और करके सीखने पर जोर दिया जाता है। इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग पर बल दिया जाता है, यानी कि एक दूसरे का सहयोग करके सीखने में सहयोग करके सीखने के अधिगम पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसमें प्रैक्टिकल ज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, परियोजना विधि को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग सीखना, तीनों ही इसमें हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फिर से देखिए, प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल सीटेट में पूछे ही जाते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन बात करता है, तो जॉन डीवी बात करते हैं। उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग पर ज़्यादा जोर दिया है। उनका कहना है कि बच्चे एक्टिव रहते हैं तब ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। पहला है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। दूसरा है स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। तीसरा है स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। चौथा है जीवन सच्चा शिक्षक है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें, यानी कि स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है वो बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ कर दिया जाना चाहिए, जिससे बच्चे अपने लाइफ में यूज कर सके और इस प्रकार से जो उन्हें शिक्षा दी जाती है वह काफ़ी लंबे समय तक उनके दिमाग में, मेमोरी में स्टोर रहती है और उसे वह विभिन्न जगहों पर यूज कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। पहला है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। दूसरा है इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। तीसरा है यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। चौथा है उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और उसमें कुल 3 स्टेज 6 चरणों की बातें की हैं। ठीक है, कितना 6 चरणों का बातें की हैं। तो उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। इसी को इंग्लिश में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, यह निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है किसको, पहला उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। दूसरा है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। या तीसरा है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। चौथा है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या किया जाता है कि बच्चे को एक छोटा सा अस्थायी रूप से सहायता दिया जाता है, सहयोग दिया जाता है, जिससे बच्चा अपने लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, बच्चा कार्य तो स्वयं ही करेगा, किंतु उसे क्या करेगा, उसे कोई अधिक उस फील्ड में अधिक नॉलेजवान जो व्यक्ति रहेगा उसके द्वारा उसे सहायता दिया जाता है। वो कोई भी हो सकता है, चाहे उसके टीचर हों, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसके पिता हो, चाहे उसके चाचा हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। पहला है स्त्री लक्षण वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। दूसरा है में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तीसरा में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। या चौथा समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो जहाँ पर भी उभयलिंगी की बात करें तो उसमें दोनों का ही महत्व दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि इसमें क्या होगा, मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बच्चे रिक्त स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। पहला है मीडिया, दूसरा सामाजिकरण, तीसरा संस्कृति या चौथा ट्यूशन। तो किसके द्वारा, तो यह ट्यूशन को छोड़कर और सभी के द्वारा बच्चे लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि पहला, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। दूसरा है कि उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। तीसरा है परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। चौथा है वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1 कि मानकीकृत परीक्षण की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती होते हैं। परीक्षण की ऐसी त्रुटियां मुख्य धारा से अलग समाज के सभी परीक्षार्थियों को समान रूप से प्रभावित करती हैं। ऐसी परीक्षण त्रुटियों को स्थिर त्रुटियां या परीक्षण से संबंधित त्रुटियां कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि पहला, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। यह दूसरा, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। यह तीसरा, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। यह चौथा, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो इसका सही जवाब है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। यही एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत कहता है। ठीक है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती हैं और हार्वर्ड गार्डनर ने इस सिद्धांत को दिया है। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुप्रकारी होता है और उन्होंने कुल 8 प्रकार की बुद्धि की बात की है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। पहला, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। दूसरा, बच्चे के सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। तीसरा, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। चौथा है बच्चों की प्रगति निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। आइए इस वीडियो के लास्ट प्रश्न को करते हैं। बचे हुए 15 क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। जहाँ पर भी नहीं लगा हो उस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ा करिए। पहला है कि इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। दूसरा है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तीसरा है यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। चौथा है यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो इसका सही जवाब है चौथा। यही नेगेटिव पॉइंट है कि यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमानी के रूप में चिन्हित करने में उपयोग होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं